हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपके 13 नंबर चैप्टर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके चैप्टर है, इससे पहले जो आपके 11th और 12th नंबर चैप्टर है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उस चैप्टर को हमने डिस्कस नहीं किया है। तो जो ये चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देना चाहती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किन के अंदर होता है और उस प्रक्रिया होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है वो पादपों के अंदर होता है, प्लांट्स में होता है, पौधों में होता है। यानी पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ग्लूकोज के रूप में, उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। यानी जो पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वातावरण से, पानी लेंगे जड़ों से, और सूर्य का प्रकाश गिरेगा उनकी पत्तियों पर, और पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक या क्लोरोफिल। इन चारों पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि किसी पौधे के पास इस चारों में से कोई भी पदार्थ नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, पानी चाहिए, प्रकाश चाहिए और हरित लवक चाहिए। देखिए, हम प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते, जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, जंतुओं को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, पानी भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है, लेकिन जंतुओं में क्या नहीं होता है? हरित लवक नहीं होता है। अगर हमारी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल, हरित लवक होता तो हम भी प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते, यानी हम सूर्य के प्रकाश में बैठ जाते और अपने आप शरीर में भोजन बनता रहता, हमें बाहर से भोजन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या है? हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हमारी शरीर है, कोशिका है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। ये पादपों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये तो वो चारों पदार्थ है जिनको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। इन चारों पदार्थों से मिलकर क्या होता है? पौधा क्या नई चीज बनाएगा? भोजन बनाएगा। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। C6H12O6 ये फॉर्मूला है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, और साथ में बनेंगे 6H2O प्लस 6O2। कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों द्वारा ली जाती है और कौन सी गैस मुक्त की जाती है? ऑक्सीजन गैस। जबकि यदि पौधा श्वास लेगा, श्वसन प्रक्रिया करेगा, तो वो हमारी तरह ही वातावरण से ऑक्सीजन गैस खींचेगा और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेगा। तो पौधों को कौन सी प्रक्रिया हमारे लिए लाभदायक है? पौधों का प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? पहला कारण है, वो हमें पौधे क्या देंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो हमें ऑक्सीजन देंगे और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देंगे जो आवश्यक नहीं है। उसके अलावा पौधों में भोजन बनता है जो इसका उपयोग करते हैं हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो पहला पॉइंट ही आप लिखिए, पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए
प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो देखिए वो कौन कौन से पदार्थ होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, प्रकाश, और क्या चाहिए? हरित लवक। अगर किसी जीव के पास ये चारों पदार्थ होंगे तो वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन का निर्माण करेगा। नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पादप के किस भाग के अंदर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर हरित लवक होंगे यानी पौधे का जो भाग हरा होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो मुख्यतया पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में मीजोफिल नाम की कोशिकाएं होती है जिनमें प्रचुर मात्रा में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और उसके अलावा पादप के पत्ती के अलावा जो अन्य हरे भाग है जैसे तना और ये, इनके अंदर भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतया पत्तियों में होती है तथा इसके अलावा पौधे के अन्य हरे भागों में भी होती है। पौधे के जिन भागों में हरित लवक होता है उनका रंग हरा होता है तथा उन भागों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पत्तियों का हरा रंग
हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पत्तियों में मीजोफिल नामक कोशिकाएं पाई जाती है। जिनमें हरित लवक, प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतया किस भाग में होती है? मुख्यतया पत्तियों में होती है। इसके अलावा पौधे के अन्य हरे भागों में भी संपन्न होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो मुख्यतया तो कहाँ होगी? पत्तियों में होगी, क्योंकि पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं ज्यादा होती है, हरित लवक ज्यादा होती है। और इसके अलावा पौधे के जो भी हरे भाग होंगे उनमें भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। फिर पौधे के जिन भागों में हरित लवक होता है उनका रंग कैसा होता है? हरा। तो इसका मतलब क्या है? पौधे के जो भाग हरे होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हरित लवक के कारण होते हैं। तथा जो भाग हरे होंगे मतलब उनमें हरित लवक है, और उन भागों के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्तियों का हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग है वो हरित लवक के कारण होता है। और पत्तियों में किन कोशिकाओं में हरित लवक है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर हरित लवक है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पॉइंट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो क्लोरोफिल है, हरित लवक है, उसकी संरचना कैसे होती है, और फिर हम देखेंगे कि हरित लवक में किस प्रकार क्रिया होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हरित लवक या क्लोरोफिल की संरचना, या इसे पर्णहरित भी बोला जाता है। हरित लवक है मतलब ये हरे रंग का होगा। अब देखिए मेनली ये हरित लवक की संरचना होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए जो हरित लवक होता है इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है, एक सबसे बाह्य झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। इन झिल्लियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है एटीपी के रूप में, और एक रासायनिक पदार्थ का और निर्माण किया जाता है जिसको NADPH2 बोलते हैं, और इस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर जो एटीपी और NADPH2 बने हैं उनका आंतरिक भागों में उपयोग करके एंजाइमों की सहायता से ऊर्जा जो ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो इसको बोला जाता है बाह्य झिल्ली हरित लवक की, यानी इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है, और ये है आंतरिक झिल्ली। ठीक है, अंदर देखिए इनके अंदर कुछ चपटी थैलेनुमा संरचना होती है, उनको थैलेकोइड बोला जाता है। और इन थैलेकोइड के जो ढेर लगा हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। जैसे सिक्कों की चट्टों की तरह ये जो संरचनाएं जुड़ी हुई है इनको क्या बोलेंगे, थैलेकोइड। और इन थैलेकोइडों का समूह क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो एक संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, एक संरचना को हम बोलेंगे थैलेकोइड। और अगर इस पूरे ढेर को हम बोलेंगे तो इसका नाम पड़ेगा ग्रेना।
यानी अगर आप सिर्फ एक सिक्के को देख रहे हो तो उस एक सिक्के को क्या बोला जाता है? एक सिक्के को बोला जाता है थैलेकॉइड। और अगर पूरे सिक्कों के ढेर को देखोगे आप तो इस ढेर को क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं ग्रेना जो आपस में इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। देखिए ये जो बीच का खाली भाग है ना, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है या पिट्ठी का बोला जाता है, स्ट्रोमा या पिट्ठी का। और जो ये इस प्रकार की संरचना है वो आपस में इनको जोड़ के रखती है, इनको बोला जाता है स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली। उसके अलावा हरितलवक के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये जो मोती के समान संरचना बिखरी हुई है ये क्या है? राइबोसोम। उसके अलावा भोजन का संग्रह होता है स्टार्च के रूप में, तो स्टार्च कण भी उपस्थित रहते हैं। ये इस प्रकार स्टार्च कण उपस्थित रहते हैं। स्टार्च कण जिनमें भोजन का संग्रह होता है। तो ये एक हरित लवक की संरचना होती है, क्लोरोफिल या पर्णहरित की संरचना होती है, जो हरे रंग का होता है, इसलिए पौधे के भागों को क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। उसके अलावा इसके अंदर दो झिल्ली पाई जाती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर वाले भाग के अंदर थैले के समान, चपटे ढेर के समान जो संरचना होती है, सिक्कों के ढेर के जैसी, इस पूरी संरचना को बोलते हैं ग्रेना। और एक इस सिक्के को क्या बोला जाता है? थैलेकॉइड, यानी थैलेकॉइड का ढेर ग्रेना कहलाता है। ठीक है। फिर कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, इसको स्ट्रोमा लेमिली बोला जाता है। और ये जो बीच का भाग है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। इसमें राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा भोजन का संग्रह करने वाली स्टार्च कण है वो भी उपस्थित रहता है। तो ये हरित लवक की संरचना, इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं हरित लवक के कार्य। अब देखिए जो हरित लवक के अंदर ये दो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इन झिल्लियों में क्या आता है? प्रकाश आता है। और प्रकाश के द्वारा ये झिल्ली दो पदार्थों का निर्माण करती है, एक तो कहलाता है एटीपी। नेक्स्ट मैं वापस बताती हूं आपको कि किस प्रकार हरित लवक में प्रक्रिया होती है। देखिए जो ये भाग क्या कहलाता है? अंदर वाला भाग स्ट्रोमा कहलाता है। ये हरित लवक की बाह्य झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। अब देखिए जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो झिल्ली तंत्र में प्रक्रिया होगी और दो उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। एक तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का,
और एक और पदार्थ बनता है NADPH। इन पदार्थों का NADPH2 बनता है ये। इन पदार्थों का उपयोग करके स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। स्ट्रोमा में एंजाइम उपस्थित रहता है और वो बाहर से वातावरण से कौन सी गैस लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज बनाया जाएगा। किस एंजाइम के द्वारा? एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज। और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए इनको किस पदार्थों की आवश्यकता होती है? ATP और NADPH2। तो वो अभिक्रिया जो झिल्ली में होती है डायरेक्ट प्रकाश से संबंधित होती है, इसको बोला जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया होती है वो प्रकाश के उत्पादों पर आधारित होती है, इसलिए इसको बोला जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया या अंधेरी अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा अंधेरी अभिक्रिया। जरूरी नहीं है कि ये अंधेरे में होती है या रात में होती है, इसका मतलब है प्रकाशिक अभिक्रिया है वो डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर रहती है, इसके उत्पाद है वो डायरेक्ट प्रकाश से बनते हैं, इसलिए इसको प्रकाशिक अभिक्रिया बोला। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो डायरेक्ट प्रकाश से संबंधित नहीं होती है, बल्कि प्रकाशिक उत्पाद से इस आगे अभिक्रिया का निर्माण होता है, इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया या अंधेरी अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखना, अभी मैं लिखवा दूंगी कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। प्रकाशिक अभिक्रिया डायरेक्ट प्रकाश से संबंधित होती है, ये प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों से संबंधित होती है। इसका उत्पाद होता है ATP और NADPH2, इसका उत्पाद होता है ग्लूकोज, जिसका निर्माण भोजन के रूप में होता है। इनका निर्माण प्रकाश के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका निर्माण है वो कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। और किसकी उपयोग करके? ATP और NADPH2 का उपयोग करके। पहले इसको नोट कीजिए, फिर जो ये मैंने इसमें बनाया है वो मैं लिखवाती हूँ आपको। तो देखिए अब हम पॉइंट लिखते हैं। हरित लवक के झिल्ली तंत्र में या झिल्ली तंत्र किसको बोला गया? बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। हरित लवक के झिल्ली तंत्र में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ATP और NADPH2 का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों यानी ATP और NADPH2 का उपयोग करके
कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे अप्रकाशिक या अंधेरी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों का उपयोग किया जाता है तथा यह अभिक्रिया सीधे प्रकाश से संबंधित नहीं होती, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद से संबंधित होती है, सीधे प्रकाश से संबंधित नहीं होती। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो ये इस प्रकार हरित लवक की संरचना से संबंधित पॉइंट थे। अब हम देखते हैं हरित लवक में, हरित लवक और उसके अलावा और कौन कौन से वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। और वर्णक किससे बोला जाता है? वे पदार्थ जो प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? वर्णक बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम परिभाषा देखते हैं, पहले वर्णक की और फिर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मुख्य वर्णक कौन सा है और सहायक वर्णक कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट वर्णक देखते हैं, वर्णक की परिभाषा। वर्णक वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। चार प्रकार के वर्णक प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए चारों प्रकार कौन कौन से हैं। ये चार प्रकार है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी,
केरोटीन और ज़ेंथोफिल। 4 प्रकार के वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को करवाने के लिए भागीदारी निभाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन और ज़ेंथोफिल। आगे हम प्रयोगों के द्वारा देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो प्रकाश तो कम अवशोषित करता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करता है, तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, इसलिए इसको मुख्य वर्णक बोला जाता है, जबकि इन वर्णकों को सहायक वर्णक बोला जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः क्लोरोफिल ए के कारण होगी, जबकि ये जो तीनों वर्णक है वो प्रकाश संश्लेषण करवाने में क्लोरोफिल ए की सहायता प्रदान करेंगे। अब सहायता प्रदान कैसे करेंगे कि अगर प्रकाश की कमी है तो ये प्रकाश को एकत्रित करके इसको ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल ए को, तो ये फुल प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। उसके अलावा यदि कभी कभी प्रकाश की तीव्रता बहुत तेज है, आपको पता हो तो अगर ज्यादा तीव्रता का प्रकाश हो तो पत्तियां जल जाती है, पीली पड़ जाती है। क्यों पीली पड़ जाती है? क्योंकि उनका हरित लवक या क्लोरोफिल जल जाता है। और ज्यादा प्रकाश की तीव्रता से क्लोरोफिल का जलना फोटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम ये तीनों वर्णक करते हैं। यानी अगर ज्यादा प्रकाश तीव्रता का है तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं, इसको कम ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल ए है वो जलता नहीं है, इसलिए इनको सहायक वर्णक बोला जाता है। यानी अगर प्रकाश की कमी को भी ये पूरा करते हैं और अगर ज्यादा प्रकाश है तो उसको उससे फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम भी इन वर्णकों के द्वारा किया जाता है। और इसको मुख्य वर्णक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है वो प्रकाश ज्यादा अवशोषित नहीं करता है, यानी प्रकाश कम अवशोषित करता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करता है, इसके कारण ये बेस्ट है। यानी इनके अंदर इनपुट कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा है, इसलिए इसको मुख्य वर्णक बोल दिया गया। नोट कीजिए पॉइंट्स को। इसके बाद ये हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्लोरोफिल ए है वो मुख्य वर्णक कहलाता है और ये सहायक वर्णक कहलाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल ए को मुख्य वर्णक जबकि अन्य वर्णकों को सहायक वर्णक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल ए प्रकाश का अवशोषण कम करता है, परंतु इसकी प्रकाश संश्लेषण दर उच्च होती है, परंतु इसकी प्रकाश संश्लेषण दर उच्च होती है, इसलिए इसे मुख्य वर्णक कहा जाता है। ठीक है, यानी अवशोषण प्रकाश का क्या करेगा? ये कम करेगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें क्या होगी? उच्च होगी। तो वही बात हो गई, आप अंदर इनपुट कम दो और आउटपुट ज्यादा हो रहा है, यानी आप मेहनत कम कर रहे हो और आपको फायदा ज्यादा हो रहा है। तो इसी प्रकार क्लोरोफिल ए के अंदर होता है। बाकी वर्णक क्या करते हैं?
अगर प्रकाश संश्लेषण दर ज्यादा करनी है तो वो प्रकाश का अवशोषण भी ज्यादा करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करते हैं और उनकी दर कम होती है, इसलिए उनको मुख्य वर्णक नहीं माना गया है। तो क्लोरोफिल ए है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो प्रकाश की खपत कम करता है जबकि प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा करता है। और इसी के आधार पर क्लोरोफिल ए का ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ तो दिया गया है उसके प्रकाश को अवशोषित करने की दर के आधार पर, और एक ग्राफ दिया गया उसके प्रकाश संश्लेषण की दर के आधार पर। अब देखिए क्लोरोफिल ए को मैं ग्रीन कलर में दिखा रही हूं। और क्लोरोफिल बी को मैं रेड कलर में दिखा रही हूं, ब्लू कलर बैंगनी कलर में दिखा रही हूं। ये है प्रकाश अवशोषण की दर, और ये है प्रकाश संश्लेषण दर। अब देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की तुलना कीजिए। ये है क्लोरोफिल बी और ये है जेंथोफिल, और प्रकाश संश्लेषण की दर ये हो गया जेंथोफिल, ये हो गया जेंथोफिल, ये हो गया क्लोरोफिल ए, ये हो गया क्लोरोफिल ए, ये हो गया क्लोरोफिल बी, और ये भी हो गया क्लोरोफिल बी। तो देखिए ग्राफ देख को आपको समझ में आ रहा है, ये है प्रकाश को अवशोषण करने की दर का ग्राफ और ये है प्रकाश संश्लेषण करने की दर का ग्राफ। तो प्रकाश अवशोषण सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? क्लोरोफिल बी, और इसकी तुलना में क्लोरोफिल ए कम कर रहा है। सबसे कम कौन कर रहा है? जेंथोफिल। अब अगर जेंथोफिल यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाता तो हम बेस्ट वर्णक किसको मानते? जेंथोफिल को। लेकिन जेंथोफिल प्रकाश का अवशोषण भी कम कर रहा है और प्रकाश संश्लेषण भी कम कर रहा है, तो कोई मैटर नहीं है इसका। हमें कंपैरिजन करना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में, कि यहाँ पर प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल बी ज्यादा कर रहा है लेकिन प्रकाश संश्लेषण बी क्लोरोफिल कम कर रहा है। जबकि यहाँ क्लोरोफिल ए प्रकाश का अवशोषण कम कर रहा है लेकिन प्रकाश संश्लेषण ज्यादा कर रहा है। तो हम बेस्ट किसे मानेंगे? जिसका आउटपुट ज्यादा होगा। तो क्लोरोफिल ए है वो सबसे बेस्ट है, वो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसके प्रकाश अवशोषण की दर कम है जबकि प्रकाश संश्लेषण की दर है वो ज्यादा है। तो और एक लाइन भी आपके बुक में दी हुई है कि क्लोरोफिल ए का जो प्रकाश अवशोषण का ग्राफ है और प्रकाश संश्लेषण दर का ग्राफ है वो एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं करते हैं। अतिव्यापित का मतलब है दोनों बराबर नहीं है। अगर हम क्लोरोफिल बी का ग्राफ बनाए ना अवशोषण का और प्रकाश संश्लेषण की दर का, तो वो भी अतिव्यापित नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए है वो प्रकाश का अवशोषण कम करेगा लेकिन प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करेगा, यानी दोनों के ग्राफ एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, अतिव्यापित नहीं करेंगे। अतिव्यापित कब करते? यदि यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रकाश का अवशोषण भी कम करता और अगर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी कम करता तो अतिव्यापित करते। यानी जैसे जेंथोफिल का ग्राफ है ना, वो एक दूसरे को अतिव्यापित कर सकता है, दोनों के अंदर ये सेम काम कर रहा है, प्रकाश का अवशोषण भी कम और प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम। लेकिन क्लोरोफिल ए प्रकाश का अवशोषण कम करता है जबकि प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करता है, इसलिए क्लोरोफिल ए के प्रकाश अवशोषण के ग्राफ और प्रकाश संश्लेषण की दर वाले ग्राफ एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए साथ में। क्लोरोफिल ए का
प्रकाश अवशोषण ग्राफ तथा प्रकाश संश्लेषण ग्राफ एक दूसरे को अति व्यापित नहीं करते। ठीक है, यानी अति व्यापित नहीं करेंगे, यानी दोनों का अलग अलग ग्राफ आएगा। और वो किस प्रकार आएगा इसको नोट कर लिया, मैं आपके ग्राफ बना के बताती हूँ कि किस प्रकार इन दोनों का ग्राफ आएगा एक साथ में। तो देखिए साथ में अगर ग्राफ बनाना है तो साथ में ग्राफ इस प्रकार का आएगा। ये तो आएगा प्रकाश संश्लेषण की दर का और ये आएगा प्रकाश अवशोषण का। ये आएगा प्रकाश संश्लेषण की दर, यानी दर ज्यादा होती है, और ये होगा प्रकाश अवशोषण, यानी प्रकाश का अवशोषण कम होता है। क्लोरोफिल ए के लिए ग्राफ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।